जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड आई गेस फोर्थ चैप्टर, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इसमें भी हमने देखा था कि उसी तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, ये बेसिक क्वेश्चंस एंड हाई लेवल क्वेश्चन। सो वील स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चंस टुडे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सो क्लाइमेट चेंज इज कॉज्ड बाय, क्लाइमेट चेंज किस वजह से होता है? क्या ग्रीन हाउस गैस उसमें रिस्पॉन्सिबल है? ओजोन लेयर का डिप्लीशन रिस्पॉन्सिबल है? पोल्यूशन रिस्पॉन्सिबल है? जी, तीनों चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। तो ग्रीन हाउस गैसेज एंड पोल्यूशन ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड ओजोन डिप्लीशन फॉर ओजोन डिप्लीशन, जबकि जो डिप्लीशन है वो इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है क्लाइमेट चेंज के लिए। हैंस ऑल थ्री आर रिस्पॉन्सिबल। मेन रीज़न फॉर क्लाइमेट चेंज, अगेन सेम क्वेश्चन, यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो देखिए मेन रीज़न ग्रीन हाउस गैस दैट कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय एब्जॉर्बिंग इंफ्रारेड रेडिएशन, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि मेन कॉज होते हैं डिप्लीशन के, ओजोन लेयर के डिप्लीशन के। और ये जो ओजोन लेयर है ये प्रिवेंट करती है हार्मफुल यूवी लाइट्स को फ्रॉम पासिंग थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर, लेकिन अगर वो डिप्लीट होगी तो वो यूवी लाइट्स डायरेक्टली आएंगे एटमॉस्फेयर में। पोल्यूशन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, ये भी एक प्राइम रीज़न है क्लाइमेट चेंज का। Where was the climate change conference held in the year 2015? It was a very famous conference, इसको पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, COP21, और ये हुआ था 2015 में। 30 नवंबर से लेके 12 दिसंबर तक ये हुआ था। 2022 में COP27 जो है वो रिसेंटली हुई थी अल शेख इजिप्ट में। Which of the following United Nations climate change conference was held in Paris? So 21st, COP21 हुआ था। How much has the global average temperature risen in the last century? तो लास्ट सेंचुरी में कितना टेम्परेचर बढ़ा है? तो देखिए 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा है, या 1 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ये बढ़ा है। A wide range of other observations such as reduced Arctic sea ice extent and increased ocean heat content and the indications from the natural world, जैसे कि poleward shift of temperature sensitive species of fish, mammals, insects etc., together provide incontrovertible evidence of planetary scale warming. यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था न्यूयॉर्क में। सो यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, वहाँ इसको किया गया था। ऑन 23 September 2019 summit was convened on the theme climate action summit 2019, a race we can win, a race we must win. So ये 2019 का क्वेश्चन है और उसी साल का इन्होंने पूछा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ द प्रोसेस, क्या प्रोसेस होती है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द एटमॉस्फेयर बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशंस और इंफ्रारेड रेडिएशंस बाय द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ये जो एटमॉस्फेयर जो हीट होता है, कैसे हीट होता है? बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन बाय एटमॉस्फेरिक कार्बन। तो जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके पूरे एटमॉस्फेयर को हीट करता है, उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। जब सन की एनर्जी जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर पे पहुंच रही होती है तो कुछ इसमें से रिफ्लेक्ट हो जाती है स्पेस में, और बाकी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, और फिर ये री रेडिएट होती है ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा। ग्रीन हाउस गैसेस में क्या क्या आते हैं? वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, और कुछ आर्टिफिशियल केमिकल्स जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। एब्जॉर्ब्ड एनर्जी एटमॉस्फेयर को वार्म करती है, और जो सरफेस है अर्थ का उसको पॉपुलरली ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। What is greenhouse effect? So it is increase in the global temperature. Greenhouse effect का क्या मतलब है? Increase in the atmospheric temperature due to concentration of greenhouse gases at the atmosphere. What is greenhouse effect? Again 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, ऑलमोस्ट सब सिमिलर क्वेश्चंस हैं। इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेयर इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस वॉज पॉस्टुलेटेड बाय, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था जोसेफ फॉरियर ने 1824 में। विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक चेंजेस टेक प्लेस ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट? इनमें से क्या होगा? इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर, इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर, इंक्रीज इन द बायोलॉजिकल पॉपुलेशन, या इंक्रीज इन विंड स्पीड। देखिए इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है,
ये सब तो इनडायरेक्ट इफेक्ट होते हैं, ठीक है, विंड स्पीड जो है वो डायरेक्ट इफेक्ट नहीं। सो ग्रीन हाउस गैस जो है अर्थ के ये कवर की तरह काम करता है, फ्रॉम विच द शॉर्ट वेव रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन कैन फ्लो बट लॉन्ग वेव रेडिएशंस रिटर्निंग फ्रॉम द एटमॉस्फेयर कांट ओवरपास, ठीक है। तो जो शॉर्ट वेव रेडिएशंस हैं वो तो इससे फ्लो कर जाती हैं, बट अर्थ के सरफेस से जो रेडिएट बैक होके जो रेज जा रही हैं वो इस कवरिंग की वजह से, ग्रीन हाउस ट्रैप की वजह से बाहर नहीं निकल पाती हैं और इसको वार्म करती हैं। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है, ये प्रोसेस जो होती है इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। अब होता क्या है कि जब ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो ट्रैपिंग बढ़ जाती है, और ट्रैपिंग बढ़ती है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है, तो यहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एन इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट पे, बट एविडेंस ऑफ एनी मीनिंगफुल इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये ऐसा नहीं देखा गया है। सो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाता है। वाटर वेपर मेजर सोर्स होती है ग्रीन हाउस गैस का, एंड इट ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट, बट इट गेट्स अफेक्टेड बाय द इंटेंसिटी ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो प्रोसेस होती है इवेपोरेशन की वो इंक्रीज होती है, सो ड्यू टू द इंटेंस एटमॉस्फेरिक हीट ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट जो कि इंक्रीज करती है अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी इन द एयर। सो ऑप्शन बी ये करेक्ट बोल रहे हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट विच इंक्रीजेज द हीट एंड ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर वो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को भी इंक्रीज कर सकता है। ओके ये इनडायरेक्ट इफेक्ट में आ जाएंगे, लेकिन तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को भी इंक्रीज कर सकता है। एज अ हीट एंड मॉइस्चर हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन और फर्टिलिटी। ऑल्दो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इट कैन नॉट बी द आंसर बिकॉज इट इज़ नॉट एन एटमॉस्फेरिक चेंज। ग्रीन हाउस इफेक्ट कैन हैव इफेक्ट ऑन द टेम्परेचर एंड द प्रेशर, एंड जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, तो मोबिलिटी जो होती है एयर की वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो इट विल बी करेक्ट आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट टू द क्वेश्चन इन दिस वे। ऑप्शन बी और डी दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। ऑल राइट, तो इसमें ये बोल रहे हैं कि इसके बारे में तो कोई फैक्ट नहीं है, ये जैसा कि मैंने आपसे बोला कि नहीं होगा, बट ये ऑल्दो ये इनडायरेक्ट इफेक्ट है, बट इन्होंने इसको माना है कि ये डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है, तो ये इसके हिसाब से सही है और ये भी सही है। ये हालांकि इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से सही नहीं है। ऑल दो पॉपुलेशन में चेंज आएगा, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो ठीक नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल इज़ रिलेटेड टू, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है लिंक टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि कमिट करता है अपनी पार्टीज़ को बाय सेटिंग इंटरनेशनली बाइंडिंग एमिशन रेडिएशन टारगेट्स, रिडक्शन टारगेट्स। So Kyoto Protocol is related to climate change. Consider the following statement. Kyoto Protocol came into force in the year 2005. It primarily deals with the depletion of the ozone layer. Methane as a greenhouse gas is more harmful than carbon dioxide. देखिए क्योटो प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया था 11 दिसंबर 1997 को, एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 16 फरवरी 2005। तो स्टेटमेंट 1 तो हो जाता है करेक्ट, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है विच इज़ लिंक टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द एटम्स दैट गैस एंड इट्स एनवायरमेंटल life cycle. The environmental life cycle of carbon dioxide is changeable with its global warming potential remain constant. GWP equals to 1. Global warming potential of methane ये ऑब्जर्व किया गया था 72 in the last 20 years. Therefore methane जो होती है वो ज़्यादा dangerous होती है than the carbon dioxide, ज़्यादा potent होती है and effective as a greenhouse gas than carbon dioxide. Which of the following is not correctly matched? कार्टेजिना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी के लिए है, स्टॉकहोम POPs के लिए है, मतलब कि persistent organic pollutants. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन के लिए है। क्योटो प्रोटोकॉल इज अबाउट सेफ वाटर। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो क्लाइमेट चेंज के लिए है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज एनहेंस्ड इन द एनवायरनमेंट ड्यू टू, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस इज, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, तो ये मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। Which among the following countries has announced to impose carbon tax from 2019 to cut its greenhouse gas emission? तो ये शुरू किया था सिंगापुर ने। Which of the following gases is not a greenhouse gas? Oxygen is not a greenhouse gas, बाकी ये तीनों greenhouse gas हैं।
Which of the following is not a greenhouse gas? Again, so oxygen, not a greenhouse gas again. CH4, SO2, N2O. देखिए NO2 होना चाहिए, E इसका आंसर है, none of these, because ये सारे ही आने चाहिए. Let's check. The 6 major gases identified as greenhouse gases by Intergovernmental Panel on Climate Change include CH4, CFC, N2O. Sulfur dioxide is not a greenhouse gas. It is responsible for acid rain. The Chhattisgarh Public Service Commission has marked the option E. Okay. इसी के लिए confusion हो रहा था. SO2 जो है वो greenhouse gas नहीं होता है. Whereas they have considered option C as the correct in the previous answer sheet. Probably this would have been done on the basis of direct and indirect involvement of the gases in the greenhouse effect. The gases directly responsible for greenhouse effect are CO2, methane, N2O, CFC, SF6, NF3. While the gases indirectly which are responsible are nitrogen oxide, carbon monoxide, non-methane volatile organic compounds, and sulfur dioxide. Main component of greenhouse gas is, मेन कंपोनेंट की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, तो मोर देन वन ऑफ द अबव अगेन. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ गैसेस कंट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस गैस? अमोनिया एंड ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राफ्लोराइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन. तो डी इसका आंसर हो जाएगा. वाटर वेपर 60% तक करता है, कार्बन डाइऑक्साइड 26, methane 4 to 9, ozone 3 to 7, nitrous 1.5, chlorofluoro and other carbons 0.1 to 0.4. What will be the decreasing order of the following which contribute to the greenhouse effect? Decreasing order would be CO2, CH4, N2O and CFCs. Which of the following gas has the highest contribution in global warming? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड. Which of the following naturally occurring greenhouse gases causes the highest percentage of greenhouse effect? ये है water vapor. ठीक है, 60% तक होता है. Which set of following gases is most responsible for the greenhouse effect? Carbon dioxide, methane, chlorine, nitric oxide, nitric, methane, ethane, CFC, carbon dioxide, methane, nitrous oxide, water vapor. तो ये जो group है ये responsible होगा. So when the earth starts frosting after getting heat from the sun, then the heat is dissipated out of the earth, but gases जैसे कि carbon dioxide, nitrous oxide, water vapor, methane, they absorb some part of this heat, in return of which some additional heat is collected in the lower part of atmosphere. Over the past few years, due to increase in the amount of these gases in the atmosphere, average temperature जो है atmosphere का वो बढ़ा है, जिसको बोला जाता है global warming या greenhouse effect, and above mentioned gases are called greenhouse gases. Which of the following is not a greenhouse gas? So propane is not a greenhouse gas. Which of the following is not responsible for global warming? Argon. Which of the following statement regarding the emission reduction purchase agreement signed with the World Bank in May 2011 is not correct? तो देखिए इसमें agreement has been signed between the World Bank and Government of India, ये सही नहीं है. जो मई 2011 में जो साइन किया गया था एमिशन रिडक्शन परचेज एग्रीमेंट फॉर द परचेज ऑफ सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शंस, ये साइन किया गया था हुबर्ट नोवे जॉसनार्ड, डेप्यूटी कंट्री डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक ऑन बिहाफ ऑफ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, एंड सुदीप्तो रॉय, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ हिमाचल गवर्नमेंट. ओके, तो हिमाचल गवर्नमेंट के साथ हुआ था. बाकी ऑप्शन सही हैं. ये जो एग्रीमेंट है वो वैलिड था 10 ईयर के लिए, 10 years के लिए. द एग्रीमेंट इज फॉर सिक्योरिंग कार्बन क्रेडिट्स फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश. एज पर द एग्रीमेंट 1 ton ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट विल बी इक्विवेलेंट टू 1 क्रेडिट यूनिट. तो ये सारे सही हैं. बाकी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल के साथ हुआ था. विद रेफरेंस टू नेट जीरो गोल फॉर 2050, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? नेट जीरो गोल ऑफ फॉर 2050, तो इसका मतलब है कि कंट्री जो है इट विल ब्रिंग डाउन इट्स एमिशन टू जीरो बाय 2050. Country's emission will be compensated by absorption and removal of greenhouse gases from the atmosphere. So only 2 is the correct answer. In the month of February 2021, International Energy Agency released its net zero emission road map named Net Zero by 2050. It is the world's first comprehensive energy road map, which came ahead of United Nations November 2021.
क्या है नेट ज़ीरो? नेट ज़ीरो इज़ ऑल्सो रेफर टू एज कार्बन न्यूट्रलिटी, डज नॉट मीन दैट अ कंट्री वुड ब्रिंग डाउन इट्स एमिशन टू ज़ीरो। इसका मतलब ये नहीं है कि कंट्री अपना एमिशन ज़ीरो तक ले आएगी, रादर नेट ज़ीरो ये वो स्टेट होती है जिसमें कि कंट्री का जो एमिशन है वो कॉम्पनसेट हो जाता है बी एब्जॉर्प्शन और रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। मतलब जितना रिमूव हो रहा है उतना एब्जॉर्ब हो रहा है, तो एक कॉम्पनसेटेड सेशन वाली कंडीशन आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि एब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा हो रहा है, रिमूवल कम हो रहा है। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ एमिशन जो है वो इट कैन बी इंक्रीज बाय क्रिएटिंग मोर सिंक्स सच एज फॉरेस्ट, वाइल द रिमूवल ऑफ गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर रिक्वायर्स फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज जैसे कि कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। सो this way it is even possible for a country to have negative emission if the absorption and removal exceed the actual emissions. A good example is Bhutan, जो कि which is often described as carbon negative because ये absorb ज़्यादा करता है more than it emits. Alright. Which of the following gases is most both harmful and beneficial to life on earth? तो harmful भी और beneficial भी ऐसी कौन सी गैस है? तो ये है ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट दैट इज़ द शुगर्स एंड स्टार्चेस इन द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। सिंस ह्यूमंस एंड ऑल अदर एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, फोटोसिंथेसिस नेसेसरी होती है फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लाइफ ऑन अर्थ। इट इज़ ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस जो कि हार्मफुल है, देयरफॉर कार्बन डाइऑक्साइड यूजफुल भी है, साथ ही साथ हार्मफुल भी है फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ। टुडे द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इज़, तो चाइना। 2020 के डेटा से लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन वो तब भी चाइना था। 28% वर्ल्ड का टोटल कार्बन एमिशन वो एमिट करता है। द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ इन द सेकंड प्लेस विद 15% एंड इंडिया इज़ इन थर्ड प्लेस विद 7%। तो यूएस आ गया सेकंड पर और इंडिया जो है वो थर्ड प्लेस पर है। रशिया फोर्थ पर है, जापान फिफ्थ पर है इन टर्म्स ऑफ कार्बन एमिशंस इन द वर्ल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लार्जेस्ट एमिटर ऑफ कार्बन? चाइना। कार्बन नेगेटिव कंट्री किसको बोलते हैं? भूटान को बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज डज नॉट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग डायरेक्टली? सल्फर ऑक्साइड्स, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, तो ये डायरेक्टली नहीं करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस फाउंड नेचुरली इन द एटमॉस्फेयर? नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड आपको नेचुरली एटमॉस्फेयर में नहीं मिलेगी। Which of the following is not a greenhouse gas? Again, sulfur dioxide. Which of the following gas is responsible for global warming? Carbon dioxide and methane. Which of the following is responsible for global warming? Methane, carbon dioxide, whatever, सारी ही हैं. The gases not responsible for global warming are most responsible for global warming are so carbon dioxide and methane. Which of the following is not a greenhouse gas? Methane, nitrous oxide, chlorofluorocarbon, hydrogen. Hydrogen नहीं है. Which of the following again is not a greenhouse gas? Nitrogen. Which among the following gases is most responsible for warming? देखिए 1000 बार ये क्वेश्चन आ गया अब. So it is carbon dioxide. The total amount of greenhouse gas produced to directly and indirectly support human activities is referred to as, उसको बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट. ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू सपोर्ट द ह्यूमन एक्टिविटीज़, इसको बोला जाता है कार्बन फुटप्रिंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. नॉट करेक्टली मैच में आ जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑटोमोबाइल. तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये एक मैन मेड गैसियस और लिक्विड मटेरियल है जो कि बना होता है कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन से, जिसको एक रेफ्रिजरेंट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है इन द रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनिंग डिवाइसेस. क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ओजोन डिप्लीशन का एटमॉस्फेयर में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या हाइड्रोजन? तो हाइड्रोजन नहीं है. एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग देयर हैज़ बीन, क्या हुआ है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से? बेटर ग्लोबल कम्युनिकेशन हुआ है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हुआ है, फ्लावरिंग ऑफ मैंगो ट्रीज बिफोर टाइम्स बिल्कुल हुआ है, एडवर्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ हुआ है, ये नहीं हुआ है. बेटर ग्लोबल कम्युनिकेशन, हाँ भाई इसके इतना सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसकी वजह से लोगों को बात करनी पड़े वो अलग बात है, बट ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, स्पीशीज़ जो हैं डिपेंड होती हैं ऑन वन अदर, मे बिकम आउट ऑफ सिंक. फॉर एग्जांपल प्लांट्स कुड ब्लूम अर्लियर
देन देयर पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स बिकम एक्टिव। तो अपने नॉर्मल प्रोसेस क्या होती है कि पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स पहले पॉलिनेट करते हैं, उसके बाद वो शुरू होता है, बट यहाँ पे प्लांट्स जो हैं वो पहले ही ब्लूम कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का एक एडवर्स इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ पे है। मेन कैटेगरीज ऑफ हेल्थ रिस्क इसमें क्या आ जाएंगी, डायरेक्ट एक्टिंग इफेक्ट्स आ जाएंगे, डायरेक्ट एक्टिंग इफेक्ट्स, और इम्पैक्ट्स मीडिएटेड वाया क्लाइमेट रिलेटेड चेंजेस इन द इकोलॉजिकल सिस्टम एंड रिलेशनशिप, जैसे कि क्रॉप फील्ड्स, मस्कीटो इकोलॉजी, मरीन प्रोडक्टिविटी एट्सेट्रा। Which of the following are the impacts of global warming? Rise in sea level, melting of glaciers, spread of diseases, bleaching of coral reefs। तो ये सारे इसके reasons हैं global warming के causes हैं। Which of the following conditions indicate the impact of global warming? Melting of glacier, rise in sea level, changes in weather condition, rise in global temperature, again all of the above। Global warming is caused due to emission of, global warming किस वजह से होती है, so it is caused due to the emission of carbon dioxide। The apprehension of global warming is aggravated by increased concentration in the atmosphere of, तो किसका बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू अगेन कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट, देखिए मैं जल्दी इसलिए जा रही हूँ बिकॉज सेम क्वेश्चन आप देखिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, बीच में कुछ क्वेश्चन से लगा है, अगेन हम 54 पे आ गए, सेम क्वेश्चन आ रहा है, तो आई थिंक आई शुड गो इन अ क्विक मोड बिकॉज सेम ही क्वेश्चन है। अब तक तो रट ही गया होगा, अब आपको आँख में भी सोते में भी कोई पूछ देगा भाई मेन क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, सेकंड क्या है आपको पता है, मीथेन है, फिर वाटर वेपर है, सबसे ज़्यादा क्या है, वाटर वेपर है, तो ये सब अब रट गया होगा आई थिंक, बिकॉज 54 क्वेश्चन पे हम आ गए हैं और ऑलमोस्ट मोर और लेस 90% यही क्वेश्चन आया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फ्रेजाइल इकोसिस्टम दैट विल बी फर्स्ट अफेक्टेड बाय ग्लोबल वार्मिंग। तो सबसे फ्रेजाइल इकोसिस्टम कौन सा है जो सबसे पहले इफेक्ट होगा, वो है आर्कटिक और ग्रीनलैंड आइस शीट, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, क्लाइमेट चेंज होता है और उसकी वजह से सबसे पहले क्या होगा, बर्फ़ पिघलेगी। तो ये सबसे फ्रेजाइल इकोसिस्टम है जो कि इफेक्ट होगा। मेल्टिंग ऑफ आइस इन दिस एरिया एंटायर अर्थ को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करने वाली है। The increasing amount of carbon dioxide in the air is slowly raising the temperature of the atmosphere because it absorbs the infrared part of the solar radiation। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि जो वापस जाते हैं उनकी जो इंफ्रारेड करने हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है और नॉर्मल टेम्परेचर को राइज करता है, तो ये जितना बढ़ेगा उतना और ज़्यादा इंफ्रारेड रेडिएशंस का ट्रैपिंग भी बढ़ेगा। So molecules of carbon dioxide in the atmosphere can absorb 90% of the infrared radiation जो कि सन से रिसीव हो रहा है in the form of solar energy। The ability to absorb and re-emit the infrared energy is what makes carbon dioxide effective heat trapping greenhouse gases। In recent years, however, excess emissions of carbon dioxide from human activities, mostly burning fossil fuels, ये शुरू हुआ है to be वार्म द अर्थ क्लाइमेट एट अ प्रॉब्लमेटिक रेट। तो इतना हो रहा है कि अर्थ जो है वो एक प्रॉब्लमेटिक रेट पे आके खड़ी हो गई है। कंसिडर द फॉलोइंग, राइस फील्ड, कोल माइनिंग, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड वेटलैंड्स। विच ऑफ द अबव इज़ अ सोर्स ऑफ मीथेन, मेजर ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, आपको पता है कि मीथेन कहाँ से, मार्शी एरियाज में पाया जाता है, तो अब ये तो आपके ऑलरेडी आप बिना देखे सोच के कर सकते कि भाई राइस फील्ड में पानी भरा होता है, वेटलैंड्स में भी पानी भरा होता है, यहाँ से तो निकल ही रहा है। ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल से भी रिलीज़ होता है मीथेन, जब वो अपनी जुगाली करते हैं तो मीथेन रिलीज़ हो रहा है। कोल माइनिंग एक्टिविटी से मीथेन रिलीज़ हो रहा है। ठीक, वेटलैंड्स और सी हाइड्रेट्स जो है वो नेचुरल में आ जाते हैं ऑल्दो, और राइस फील्ड, कोल माइंस, डोमेस्टिक एनिमल्स, ये सब ह्यूमन सोर्सेज हैं। मैक्सिमम मतलब अबाउट 76% ऑफ द टोटल मीथेन एमिशन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज ये वेटलैंड्स के थ्रू ही होता है। ओनली वेटलैंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। द गैस विच इज़ produced by paddy fields and is involved in global warming is methane। The gas which is emitted in the paddy field and increases the earth's temperature is methane। Methane is emitted from which of the following, paddy fields only, tertiary only, both A and B, तो दोनों से ही होता है मीथेन। मीथेन एमिट होता है नेचुरल रिसोर्सेज से और वेटलैंड से, एज वेल एज ह्यूमन एक्टिविटीज़। नेचुरल रिसोर्सेज वेटलैंड्स जो लार्जेस्ट सोर्स हैं मीथेन का, जिसका फॉर्मूला होता है CH4 फ्रॉम बैक्टीरिया दैट डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मटेरियल्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। स्मॉलर सोर्सेज इंक्लूड टर्माइट्स, ओशंस, सेडिमेंट्स, वोल्केनोज एंड वाइल्ड फायर्स। ह्यूमन इंड्यूस की बात करें तो एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक्स जैसे कि कैटल, ये लार्ज अमाउंट ऑफ CH4 प्रोड्यूस करते हैं। पैडी कल्टिवेशन एंड स्टोरेज ऑफ मैन्योर एंड लेगून्स, ये भी रिलीज़ करते हैं। ग्लोबली जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो प्राइमरी सोर्स है मीथेन एमिशन का।
इंडस्ट्री की बात करें तो मीथेन प्राइमरी कंपोनेंट है नेचुरल गैस का. वेस्ट फ्रॉम होम एंड बिजनेस, मीथेन इज जनरेटेड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट इन द लैंडफिल्स. Next question, consider the following: carbon monoxide, methane, ozone and sulfur dioxide. Which of the above are released into the atmosphere due to burning of crop biomass residue? तो सारे ही निकलते हैं. ठीक है. cheapest और easiest method है to dispose these crop biomass residues to burn it. However, इनके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन जैसी गैसेज एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं. Which human activity is most affected by climate? फिशिंग, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड फार्मिंग. तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होती है क्लाइमेट से वो है फार्मिंग. एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है. चेंजेस इन क्लाइमेट में ऑल्सो इम्पैक्ट द वाटर अवेलेबिलिटी एंड वाटर नीड फॉर द एग्रीकल्चर ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर. The humidity of soil and its productivity is also affected. It also raises the salinity of the soil and reduces the productivity. Greenhouse gas liberated by curd chewing animal is, तो वो भी मीथेन है. जो मैंने बोला था कि जुगाली जब ये लोग करते हैं, इसको कर्ड च्यूइंग बोलते हैं, उस टाइम पे बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होता है. ठीक है. सो ये ग्रीन हाउस गैस है जो कि एयर को पोल्यूट भी करता है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अर्थ आर. अर्थ आर एक इनिशिएटिव है यूनेप और यूनेस्को का. देखिए यूनेप और यूनेस्को का नहीं है, वर्ल्ड वाइड फंड का है, WWF फॉर नेचर. इट इज़ अ मूवमेंट इन विच पार्टिसिपेंट स्विच ऑफ द लाइट्स फॉर 1 hour ऑन अ सर्टेन डे एट एवरी ईयर. येस ऑफ कोर्स. ऑलमोस्ट आप ये मार्च के आसपास देखते हैं, टुवर्ड्स द एंड ऑफ मार्च किसी कोई एक दिन डिसाइड होता है और उस दिन सारे लोग 1 घंटे के लिए लाइट्स बंद करते हैं. इट इज़ अ मूवमेंट टू रेज अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड द नीड टू सेव द प्लानट. ठीक है. तो ये एक मूवमेंट है कि अवेयरनेस बढ़े क्लाइमेट चेंज के लिए और प्लानट बचे. सो इवेंट इज़ हेल्ड वर्ल्ड वाइड एनुअली एनकरेजिंग द इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज, हाउस होल्ड्स एंड बिजनेस टू टर्न ऑफ देयर नॉन एसेंशियल लाइट्स फॉर 1 hour फ्रॉम 8:30 to 9:30 towards the end of the March as a symbol of their commitment to the planet. It was famously started as a light off event in Sydney in 2007. 2022 में it is scheduled to celebrate Earth Hour on March 26. Next, with reference to New York Declaration on Forest, which of the following statement is or are correct? It was first endorsed at the United Nations Climate Summit in 2014. हम बात करें न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट की. ठीक है. तो ये 2014 में पहली बार इंडोर्स किया गया था. इट एंडोर्सेज अ ग्लोबल टाइमलाइन टू एंड द लॉस ऑफ फॉरेस्ट. ये लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन है? नहीं, ये लीगली बाइंडिंग डिक्लेरेशन नहीं है. पहली चीज़, इट इज़ एंडोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट्स, बिग कंपनीज एंड इंडिजिनस कम्युनिटीज़. येस. एंड इंडिया वॉज वन ऑफ द सिग्नेटरीज एट इट्स इंसेप्शन. देखिए ऐसा नहीं, इंडिया सिग्नेटरी उसके इंसेप्शन के टाइम पे इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं था. सो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन फॉरेस्ट एक वॉलेंट्री और नॉन लीगली बाइंडिंग पॉलिटिकल डिक्लेरेशन है विच ग्रू आउट ऑफ डायलॉग अमंग द गवर्नमेंट, कंपनी, सिविल सोसाइटी, विच वॉज स्पर्ड बाय यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल क्लाइमेट समिट विच वॉज हेल्ड इन न्यूयॉर्क इन 2014. तो बाइंडिंग नहीं है. फॉर द फर्स्ट टाइम वर्ल्ड लीडर्स जो थे, दे एंडोर्स्ड अ ग्लोबल टाइमलाइन टू कट द नेचुरल फॉरेस्ट लॉस इन हाफ बाय 2020. तो उन्होंने बोला 2020 तक जो भी फॉरेस्ट लॉस हो रहा है उसको हम हाफ करेंगे एंड स्ट्राइव टू एंड इट बाय 2030, और 2030 तक ख़त्म करने की कोशिश करेंगे. और फॉरेस्ट रिस्टोर करने की भी बात की, एंड क्रॉपलैंड्स ऑफ एन एरिया लार्जर देन इंडिया. मीटिंग दीज गोल्स वुड कट between 4.5 and 8.8 billion tons of carbon pollution every year, about as much as current emission of the United States. Declaration is currently endorsed by over 190 entities, including more than 50 governments, more than 50 of the world's biggest companies and more than 50 of the influential civil society. ठीक है. तो ये एक तरीके का आपका नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है. ऑल दो इसमें सारी गवर्नमेंट, बिग कंपनीज, आपके क्या बोलेंगे, सिविल सोसाइटीज़, ये सब इसमें इंक्लूड हुए थे. बट इट इज़ नॉट एंडोर्स्ड बाय इंडिया. द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज रेटिफाइड बाय मोर देन 50 कंट्रीज बिकेम इफेक्टिव ऑन. तो ये इफेक्टिव हुआ था 21 मार्च 1994 को, और नेगोशिएट हुआ था अर्थ समिट एट रियो डी जेनेरियो 3 से 14 जून 1992 को, और फोर्स में आया था 21 मार्च 94 को. हेंस इट इज़ करेंटली इट हैज़ बीन रेटिफाइड बाय 197 countries. Okay. The place of India among 58 countries of the world per 2017 climate change performance CCPI index.
पब्लिश बाय द जर्मन वॉचेस, तो उस समय इनकी रैंक थी 220। और 2017 में इंडिया को 20th रैंक मिली थी अमंग द 58 कंट्रीज ऑन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मिंग इंडेक्स। इंडेक्स वाज रिलीज बाय जर्मन वॉच। ये एक इंडिपेंडेंट जर्मन एनजीओ है। इंडिया को रैंक मिली थी 14th और 11th इन द ईयर 1819। When was India's first National Action Plan on Climate Change released? तो ये रिलीज हुआ था 2008 में। Given below are two statements. Assertion: climate change is leading to an increase in social tension in India. रीज़न ये है कि जो फ्रिक्वेंसी है और इंटेंसिटी है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की विल हैव सीरियस रिपरकेशंस ऑन फूड सिक्योरिटी। तो ये बात बिल्कुल सही है। फूड सिक्योरिटी की बहुत मतलब आप जो रिपरकेशंस हैं वो फूड सिक्योरिटी पर ही आएंगे। अगर एक बार एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं तो सबसे पहले फूड सिक्योरिटी पे आएंगे। दोनों ही चीज़ें सही है। क्लाइमेट चेंज इज इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन रिसोर्सेज। देयर आर मैनी एविडेंसेज विच आर अवेलेबल विच प्रूव दैट क्लाइमेट चेंज हैज़ एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन बोथ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। देयरफॉर पॉसिबिलिटी जो है ऑफ अ मोर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इन द फ्यूचर कैन नॉट बी डिनाइड। एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है इससे। In the case of food insecurity, there is a tendency for control over unnecessary food storage, which ultimately leads to social stress. Thus, food insecurity भी एक major factor है social stress का. In this way, assertion and reason दोनों ही correct हैं. Reason जो है वो correct interpretation बना रहा है assertion का. तो देखिए ये थे हमारे basic level questions. अब next video में हम high level questions complete करेंगे. And I think I have seen it yesterday. 50 के ऊपर questions थे इसमें. ओके 47 क्वेश्चन हैं इसमें, तो हम इसको एक वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ हमारा 4th चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड आई गेस इसमें टोटल मिला के 11 चैप्टर्स हैं। सो बहुत ज़्यादा टाइम इकोलॉजी के पार्ट में नहीं लगेगा हमें। इकोनॉमी ऑल दो बड़ा है, इकोलॉजी के पार्ट में हमें उतना टाइम नहीं लगेगा। ऑलराइट, तो ये हैं आपके बेसिक क्वेश्चंस। और देखिए आई नेवर रिक्वेस्टेड यू टू शेयर और लाइक समथिंग, बट अगर अब आप देख रहे हैं तो फॉर माई मोटिवेशन बिकॉज आई एम इंक्रीजिंग थिंग्स, ठीक है। मेरा एज आई टोल्ड यू बिफोर मुझे टाइम लग जाता है, आई एम ऑल्सो वर्किंग। उसके बाद इतना आई ट्राई टू गिव डेली, बहुत ही रेयर कंडीशन में ऐसा होता है कि मिस होता है। सो फॉर माई मोटिवेशन ऑल्सो आप लोग प्लीज़ उसको शेयर कीजिए लोगों के साथ जो लोग प्रिपरेशन में हैं, ठीक है। तो ये तो आई थिंक हमेशा के लिए एक हम डॉक्यूमेंट बना के रख रहे हैं जो आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहेगा। PYQs आर ऑलवेज हेल्पफुल। सो आस्क पीपल, यू शेयर द वीडियो, यू प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर आप देख रहे हैं तो उसको लाइक कीजिए। एंड आई थिंक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है बिकॉज व्हेन आई सी द एनालिटिक्स आई सी कि 80% लोग ऐसे देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया ही नहीं है, एंड ओनली 20 और 19% आर द पीपल जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। सो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट बिकॉज इट गिव्स मी अ मोटिवेशन ऑल्सो कि भाई इफ़ आई एम डूइंग समथिंग इफ़ पीपल आर वॉचिंग, सो आई गेट एन एनालिटिक्स ऑफ दैट, मुझे दिखता है उसमें। सो अगर आप आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, एंड इफ़ यू आर लाइकिंग इट, इफ़ यू नीड एनी चेंज वी कैन डू दैट। आई ऑलवेज आस्क फॉर योर वेलकमिंग कमेंट्स अगर कुछ हैं तो, ऑल्दो आई will never appreciate any hatred comments about anything। अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए कि हेट्रेड दिखा, मेरी चीज़ के लिए नहीं, आप बता सकते हैं। अगर आपको यहाँ कुछ इशू आ रहा है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, आई एम ओपन फॉर दैट। बट लाइक एनी रिलीजन पर्सपेक्टिव और किसी से हेट्रेड कमेंट्स है वो आई एम नॉट गोइंग टू अप्रिशिएट एनी वे, कभी भी, नॉट इन द फ्यूचर एज वेल। बट हाँ, बाकी आपके सारे कमेंट्स वेलकमिंग हैं। आपको इसमें कोई चेंजेस चाहिए इन द पैटर्न विच आई स्पीक और समथिंग, अगर वहाँ कोई चेंजेस चाहिए तो ऑलवेज वेलकम। बट प्लीज़ आप कोशिश कीजिए कि इसको शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, ठीक है, एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।